तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी बता दीजिए चैट सेक्शन में लिख करके। और फिर आप सभी लोगों, जैसा मैंने बताया था कल, कि कल वाला क्लास सेकंड लास्ट क्लास था थ्योरी का और आज का लास्ट क्लास है सीटेट उर्दू पेडागोजी, यानी कि टॉपिक जो है वो लास्ट है। थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद से ऑन एंड ओनली एमसीक्यूज और जो लैंग्वेज कंप्रेशन से जो गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। उर्दू पेडागोजी तो अलग हो गया, वो तो 15 मार्क्स का होता ही है, लेकिन 15 मार्क्स जो लैंग्वेज कंप्रेशन से पूछता है उसका क्वेश्चन करेंगे और उसको कैसे बनाया जाता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आने वाले क्लास में। ठीक है, तो आज जो है ना सीटेट उर्दू पेडागोजी का लास्ट क्लास कह सकते हैं, थ्योरी का लास्ट क्लास। इसके बाद से तो एमसीक्यूज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे जितना भी है ना पिछले साल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगी, ताकि एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे सवाल आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ आप लोगों को अंदाज़ा भी मिलेगा कि जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे किस किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप सभी को एक साथ अस्सलाम वालेकुम। आपके परिवार वालों को भी जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके बुला दीजिए और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये लास्ट क्लास है और कहा नहीं गया है अंत भला तो सब भला, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो अंत अच्छे से करना है और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करके सबको बुलाइए, ताकि आज के इस क्लास की शुरुआत पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हम लोग करें। ठीक है, और आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आग लगा कर भी लिख देना है, चैट सेक्शन में आग लग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी आप सभी लोग? ज़्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके, यानी कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है, नियम, फॉर्मूला आप कह सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा था, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड करा दूंगी, ताकि पता चले कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद से तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज करनी ही करनी है। ठीक, तो क्या बात है, आग आप सभी लोग लगा दिए हैं चैट सेक्शन में और हैशटैग बिस्मिल्लाह। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे, अपने परिवार में जुड़ने के लिए, एक सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू पेडागोजी का आज का डे 18। टॉपिक है तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के कौन कौन से फॉर्मूला हैं, कौन कौन से उसूल हैं और कौन कौन से तरीके हैं, यही आप लोगों को पढ़ने हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े माहिर लिसानियात हैं, यानी कि भाषाविद, उन्होंने देखा कि लैंग्वेज टीचिंग के दौरान, यानी कि भाषा जब आप सिखाते हैं एज अ टीचर, तो भाषा शिक्षण के दौरान, ज़बान की तदरीस के दौरान कौन कौन से मुश्किलें आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो उससे निपटने के लिए वो जो बड़े बड़े माहिर लिसानियात हैं, वो जो नियम बताए ना, उसी को कहा जाता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण सूत्र। उर्दू में कहेंगे तदरीस ज़बान के उसूल या फिर फॉर्मूला कहा जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े माहिर लिसानियात है, भाषा शिक्षण को आसान बनाने के लिए जो नियम बताए ना, जो फॉर्मूला बताए, उसी को क्या कहते हैं, तदरीस ज़बान के उसूल, नहीं तो तदरीस ज़बान के फॉर्मूला। सिंपल है, आसान है। तो चलिए देखा जाए, जूम कीजिए। चलिए मैं जूम कर देती हूँ इसको। तो पहला जो फॉर्मूला है बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या यहाँ पर लिखा है? तदरीस ज़बान के उसूल या फिर फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आसान से मुश्किल की तरफ, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बात तो सही है, यानी कि अगर इस फॉर्मूले का यूज करके आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी भाषा शिक्षण के दौरान। यानी कि क्या है, ये भाषा शिक्षण को, ज़बान की तदरीस को आसान बनाने का फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आसान से मुश्किल की तरफ। यानी कि जो बच्चे को
चीज़ें पता है, जो बच्चे को टॉपिक आसान लगता है, सबसे पहले वो बताइए, वो पढ़ाइए, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम चीज़ें समझ पा रहे हैं। और उसके बाद से आसान से मुश्किल की तरफ लेकर के जाइए, तब मुश्किल मुश्किल टॉपिक धीरे धीरे हाथ लगाना है, ठीक है, और मुश्किल टॉपिक को भी समझा देना है बच्चों को। तो इस तरीके को अपनाते हैं तो भाषा शिक्षण आसान हो जाएगी। ये कहा गया है माहिर लिसानियात यानी कि भाषाविद की तरफ से। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि मालूम से नामालूम की तरफ लेकर के जाइए बच्चों को, फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी कि जो बच्चे को पता है, जो जानता है, उसका एग्जाम्पल देते हुए आप वो सभी टॉपिक बता दीजिए, वो सभी टॉपिक पढ़ा दीजिए जो बच्चा नहीं जानता है, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ, फ्रॉम नॉन टू अननोन। जो बच्चे को पता है, जो टॉपिक पता है, जो चीज़ें पती है, उसका जो चीज़ें उसको पता है उसका एग्जाम्पल देते हुए, मिसाल देते हुए आप उस टॉपिक को समझा दीजिए जिससे बच्चा जानता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है मालूम से नामालूम की तरफ। और फिर यहाँ पर तीसरा टॉपिक है मकरून, जिसको मादी भी कहा जाता है, से मुजर्रद, जिसको गैर मादी भी कहते हैं, की तरफ, यानी कि मकरून से मुजर्रद की तरफ, मादी से गैर मादी की तरफ, यानी कि फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। जो बच्चे छू सकते हैं ना, या फिर देख करके, या फिर बच्चा छू कर समझ सकता है, या फिर देख करके समझता है, वो दिखा करके और बच्चे को कहे कि छू करके चीज़ें समझ ले। साथ में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसे आप प्रैक्टिकली करके भी समझा सकते हैं। और फिर जब वो बच्चा छू करके देख करके समझ ले रहा है, तो आप उसे उस तरह ले करके जाएं जो टॉपिक बच्चा देख करके छू करके नहीं समझता है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो टॉपिक बच्चा देख करके छू करके समझ ले रहा है, ठीक है, उसको उस टॉपिक को उसी तरीके से समझाइए। लेकिन जो टॉपिक को बिना छुए समझाना है, उसको उस तरफ भी लेकर के जाना है, यानी कि मकरून से मुजर्रद की तरफ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ओम का नियम आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर फिजिक्स का एग्जांपल ले रही हूँ। तो ओम का नियम आता है, तो ओम का नियम क्या है? विभवांतर इज इक्वल टू विद्युत धारा, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, ठीक है। तो वहां पर ये जो नियम है ओम का नियम, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली पहले बच्चे को करके दिखा दीजिए, और तब जो है ना परिभाषा और जो नियम है वो लिखा दीजिएगा। तो जिससे आसानी से बच्चा समझ में आ जा रहा है। मान लीजिए ओम का नियम है, तो ओम का नियम या फिर कोई भी 1 to 5 या फिर 6 to 8 का कोई भी टॉपिक है, उसको अगर आपको समझाना है तो सबसे पहले प्रैक्टिकली करके समझाइए, और उसके बाद से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर के जाना है, नियम परिभाषा वगैरह लिखाना है। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो मकरून से मुजर्रद की तरफ, इसका मतलब यही है, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रैक्टिकली करके समझा देना है, और उसके बाद से लेकर के जाना है अब्स्ट्रैक्ट की तरफ, जो बच्चा नहीं जानता है उन सभी चीज़ों को लिखा देना है परिभाषा के तौर पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद से यहाँ पर अगला फॉर्मूला है मुकम्मल से अज्जा की तरफ, यहाँ पर लिखा गया, यानी कुल से जुज की तरफ, मुकम्मल से अज्जा की तरफ, यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी कि सबसे पहले आपको मुकम्मल टॉपिक, हम लोगों का शरीर क्या है, एक कंप्लीट बॉडी, और उसके बाद से अब शरीर का अलग अलग पार्ट, यानी कि हाथ हो गया, आंख हो गया, हर्ट हो गया, पेट हो गया, पैर हो गया, दांत हो गया, ये सब क्या है, पार्ट है। तो आप सबसे पहले होल यानी कि मुकम्मल को समझाएंगे, बॉडी, और उसके बाद से उसके अलग अलग पार्ट्स, यानी कि जुज का मतलब क्या होता है, पार्ट, अंग, उसी का जमा है अज्जा। तो मुकम्मल से जुज की तरफ जाना है, यानी कि मुकम्मल से अज्जा की तरफ, फ्रॉम होल टू पार्ट। सबसे पहले होल टॉपिक को समझा दीजिए, और उसके बाद से उसके बारीकी में घुसिए, यानी कि उसके अलग अलग पार्ट को आप डीपली समझाइए। पहले होल पूरा मुकम्मल टॉपिक समझा देना है, और तब अलग अलग पार्ट, अलग अलग जो उसके टॉपिक है, अलग अलग पॉइंट है, उसको समझाना है, वो भी नहीं तो डीपली। तो ये हो गया चौथा फॉर्मूला। अच्छा, पांचवें फॉर्मूले में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुतअय्यन, जिसको तज्जिया भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तज्जिया यहाँ पर। तो मुतअय्यन से गैर मुतअय्यन की तरफ, यानी कि
तज्जिया से तरकीब की तरफ। यहाँ पर इस टॉपिक का मतलब क्या, मुतअय्यन का मतलब, मुतअय्यन का मतलब क्या होता है जरा बताइए आप लोग, जिसको तज्जिया भी कहते हैं और गैर मुतय्यन यानी कि तरकीब। मुतय्यन का मतलब होता है सभी चीजों को जोड़ करके समझाना, वही मुकम्मल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है, ये मोबाइल है, तो ये क्या है, आप सभी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। ये जो है कवर है, कवर को मैंने निकाल दिया, लीजिए इसका ये जूज हो गया, एक अलग जूज। इसका कैमरा निकाल दिया जाएगा तो इसका एक अलग जूज हो जाएगा। फिर इसका जो है ना हर एक पार्ट को अलग कर दिया जाएगा, तो मोबाइल हो गया होल। और उसके बाद से अलग अलग जो है ना पार्ट को आप अलग कर दिए, वो हो गया जुज। तो जब एक साथ मिला करके समझाते हैं, आप टॉपिक को जोड़ करके समझाते हैं, तो उसी को कहते हैं मुतअय्यन। और जब टॉपिक को खोल करके अलग अलग पार्ट को अलग कर करके समझाते हैं, तो उसको कहते हैं गैर मुतअय्यन। यही है, सिंपल है, आसान है, समझ में आ गया। चलिए, मोबाइल का सारा उसका कैमरा, टेम्पर्ड ग्लास, कवर, सब कुछ पार्ट अलग कर दीजिए, तो वो हो जाएगा क्या, यानी कि आप खोल करके समझा रहे हैं, तो वो हो जाएगा गैर मुतय्यन। और मुतय्यन यानी कि जोड़ करके समझाना। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है क्या, खास से आम की तरफ। गुलशन परवीन का कहना है अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम, लगता है आप अभी आई हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जो यहाँ पर मैंने बताया वो चीज़ें समझ में आई कि नहीं। मुतअय्यन से गैर मुतय्यन यानी कि आप टॉपिक को मिला करके समझा रहे हैं, जोड़ करके समझा रहे हैं। और गैर मुतय्यन यानी कि खोल करके समझा रहे हैं, हर एक टॉपिक को अलग अलग समझा रहे हैं। यही नहीं कि यही बात है मुकम्मल से जुज की तरफ, एक होल समझा दे रहे हैं पूरा टॉपिक को, और फिर उसके अलग अलग पॉइंट को समझा रहे हैं, अलग अलग पार्ट यानी कि अंग को समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो फॉर्मूला थे, तदरीस ज़बान के उसूल, यानी कि फॉर्मूला थे जो अलग अलग भाषाविद बताए थे, यानी कि माहिर लिसानियात। एक कहा गया है नज़दीक से दूर की तरफ। नज़दीक से दूर की तरफ यानी कि बच्चा जो चीज़ें जानता है, उसके नज़दीक का एग्जाम्पल देते हुए दूर की चीज़ों को समझा दें, यानी कि जो टॉपिक बच्चे को पता है उसका एग्जाम्पल देते हुए, मिसाल देते हुए। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की, वही बात है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आसान चीज़ों का एग्जाम्पल देते हुए आप जटिल चीज़ों को भी समझा दें, कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक खतरनाक है उसको भी आप समझा दे रहे हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं नज़दीक से दूर की तरफ, यानी कि नज़दीक के चीज़ों का उदाहरण देते हुए, मिसाल देते हुए आप बच्चे को दूर दूर के टॉपिक को भी समझा दे रहे हैं। तो यही, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका जो भाषा शिक्षण है वो आसान हो जाएगा, आसानी से बच्चों को चीज़ें आप समझा सकते हैं। यस, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, पता है कौन सा एग्जाम्पल है, ये वाला मकरून से मुजर्रद, इसी को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। यानी कि जो बच्चा देख पा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो आप अप्रत्यक्ष की तरफ लेकर के चले गए, ये वही है एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखिए तदरीस जुबान के तरीके। तरीके यानी कि विधियां, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कौन कौन सी हैं। तो इसमें तरीके टोटल 8 तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला है कवायद तर्जुमे का तरीका। इसमें सिंपली क्या, इसमें दूसरे ज़ुबान की मदद लेनी पड़ती है। एक ज़बान यानी कि भाषा सीखने के लिए दूसरे ज़बान की मदद लेनी पड़ती है हमें। कैसे, नाम ही में है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि कवायद तर्जमे का तरीका। इसमें क्या होता है, ग्रामर का आप पढ़ाते हैं और ग्रामर का यूज़ करके बच्चों से ट्रांसलेशन करवाते हैं। मान लीजिए बच्चे को आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश जब आप सिखाएंगे तो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन तो करवाएंगे ना, ग्रामर के जो नियम कानून है वो सारे समझाएंगे। और एक हेल्प करेगा हिंदी ज़बान। तो यहाँ पर हिंदी ज़बान जो है ना,
वो सहायता करेगा, मदद करेगा किसकी, उर्दू ज़ुबान को सीखने में, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश ज़ुबान को सीखने में। एक कोई ना कोई ज़ुबान चाहिए जिसकी हेल्प से आप दूसरी ज़ुबान सीख सके और दूसरे ज़ुबान के ग्रामर को समझ सके। तो वही यहाँ पर है, कवायद तर्जमे का तरीका में क्या होता है, दूसरी ज़ुबान की हमें मदद लेनी पड़ती है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ट्रांसलेशन तो करवाएंगे बच्चे से, बताओ बच्चों मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, आज मुझे ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज मुझे पढ़ाने का नहीं मन कर रहा है। तो इस सभी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आप ग्रामर के नियम पढ़ाएंगे और उस बेस पर आप ट्रांसलेट करवाएंगे और एक ज़ुबान की मदद से बच्चा दूसरी ज़ुबान को सीख जाएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा और सीख जाएगा। तो इसमें दूसरी ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसकी मादरी ज़ुबान हो या फिर कोई भी ज़ुबान जिसके ज़रिए बच्चा दूसरी ज़ुबान को सीख रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, बराह रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसमें जो है ना दूसरी जुबान की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाम ही में क्या है, बराह रास्त। बराह रास्त का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट बच्चों को आप उसी जबान में सिखा रहे हैं। ये है कलम, तो आप बच्चे को ये नहीं बता रहे हैं कि कलम, आप डायरेक्ट इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट इंग्लिश में ही बता रहे हैं। दिस इज पेन, दिस इज बुक, दैट इज हॉर्स, वो घोड़ा है, दैट इज एलिफेंट, वो हाथी है। तो अगर आप दूसरी जबान की मदद नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट जो है ना उसी भाषा में बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको कहते हैं बराह रास्त तरीका। दूसरी जुबान की हेल्प ले ही नहीं रहे, मदद ले ही नहीं रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बराह रास्त तरीका, यानी कि आप डायरेक्ट मेथड अपना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बराह रास्त तरीका दर्ज झैल में से कौन है। तो एक तरह से गुफ्तगू करवाएंगे ना उसी लैंग्वेज में, बच्चे को बोल दिए कि तुम्हें दूसरी जुबान में बात ही नहीं करनी है, मादरी जुबान में बात ही नहीं करनी है, तुम लोग इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो चलो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, आज से बैन लग गया, हिंदी नहीं बोलना है और कोई भी जुबान नहीं बोलना है, केवल और केवल इंग्लिश में ही बोलना है। तो बच्चे एक दूसरे से टॉकिंग करेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे वो इंग्लिश में ही करेंगे। तो आप क्या किए, यहाँ पर डायरेक्ट बराह रास्त तरीका अपना लिए, आपने डायरेक्ट मेथड अपना लिया, आपने डायरेक्ट नियम लागू कर दिया कि एकदम नहीं, मादरी ज़ुबान में ना हिंदी ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में नहीं बात करनी है, जो तुम ज़ुबान सीख रहे हो इंग्लिश उसी में बात करनी है। बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो उसी ज़ुबान में बात करेगा। या फिर अगर आप उर्दू ज़ुबान सिखा रहे हैं तो आपने नियम लगा दिया कि नहीं, ना तो इंग्लिश में बात करना है, ना ही हिंदी में, ना ही अपनी मादरी ज़ुबान में, तुम्हें बात करनी है उर्दू में, तो बच्चा उर्दू में ही बात करेगा, ठीक है। तो ये है बराह रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। दिस इज किताब, यस दिस इज किताब कर देंगे। तो ये क्या हो गया, बराह रास्त तरीका। अच्छा, यहाँ पर तीसरा तरीका लिखा गया है समई लिसानी तरीका, यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, आप बोलेंगे एज अ टीचर और बच्चा उसको सुनता है। नामी में क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। समई, समई का मतलब क्या होता है, सुनना। समई लिसानी तरीका यानी कि जो भाषा है बच्चा सुन करके सीखता है। तो आप बोलेंगे, बच्चा सुनेगा, स्पीच देंगे, कहानी पढ़कर सुनाएंगे, कविता पढ़ के सुनाएंगे, जो भी बोलेंगे बच्चा सुन करके सीखेगा। तो इस बेस पर भी आप सिखा सकते हैं, सुन करके बच्चा सीखे। तो ये तीसरा तरीका है, बातचीत और मुकालमा के जरिए बच्चे को दे दीजिए बातचीत करने के लिए, तो एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, सुन सुन करके सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए गुफ्तगू का तरीका, चौथा ये मेथड है, यानी कि विधि, कम्युनिकेटिव मेथड, यानी कि ये बातचीत पर मबनी है। किस पर आधारित है, तो बात पर आधारित है। दूसरी जबान, जो भाषा आप सिखा रहे हैं उसी जबान में बच्चों को बोल दिए गुफ्तगू करो। चलो टॉकिंग जो होगा, गुफ्तगू होगा, नियम आपने लगा दिया स्कूल में कि अब जितने भी बच्चे हैं उर्दू ज़ुबान सीख रहे हैं ना, तो तुम्हें उर्दू ज़ुबान में ही बात करनी है, अब कोई लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो बच्चा पहले स्टार्टिंग में खामोश रहता रहता है क्योंकि वो सुनता है।
जब आपने नियम लगा दिया कि तुम्हें उर्दू में ही बात करनी है या फिर इंग्लिश में ही बात करनी है, तो पहले तो उसे आएगा नहीं बात करने। सबसे पहले अब वो खामोश हो जाएगा, ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उस ज़बान में कैसे, इंग्लिश मान लीजिए बोलना है तो हम कैसे बोले, अपने फीलिंग्स का इजहार कैसे करें। तो पहले चुप रहेगा, धीरे धीरे सुनेगा और उसके बाद से धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। गुफ्तगू का तरीका जो है, इसका यूज़ करके भी आप भाषा शिक्षण को आसान बना सकते हैं। तो ये चौथा तरीका है तदरीस ज़बान का। फिर है पांचवा, साइलेंट वे। वही बात है, इसमें क्या होता है, टीचर, स्टूडेंट साइलेंट नहीं होगा यहाँ पर। टीचर जो है ना, उस्ताद, वो एक वसीला का काम करेगा, आधार का काम करेगा। कहा गया है ना, वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा। यहाँ पर जो टीचर है, उस्ताद, वो साइलेंट हो जाएगा, ऑफर देगा बच्चे को, वक्त आज़ादी देगा ताकि बच्चा खुद से समझे और खुद से सीखे। तो आप यहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे और बच्चों पर छोड़ेंगे। मुअल्लिम का रोल क्या है, मुआविन और वसीला का, यहाँ पर लिख दिया गया है। इस तरीके में जो पांचवा तरीका है साइलेंट वे, इसमें आप साइलेंट हो जाएंगे, एकदम टोटल साइलेंट। बच्चे को देखेंगे, एक दूसरे से टॉकिंग करवाएंगे और जो भी एक्टिविटी वगैरह करवाएंगे, बच्चे को मौका देंगे, वक्त देंगे और आज़ादी देंगे, और आप साइलेंट हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ पर गलती करेगा बच्चा, वहाँ पर आप इस्लाह करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मौलिम का रोल क्या है, मुआविन और वसीला का। आप उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जहाँ पर गलती कर रहा है बच्चा, बोलने में या फिर लिखने में। जिस तरीके से भाषा शिक्षण में जहाँ जहाँ पर वो गलती कर रहा है बच्चा, वहाँ पर आप सुधार करेंगे, इस्लाह करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, छठा, टोटल 8 इसमें बताए गए हैं मेथड, यानी कि विधि, तरीका जो है 8 तरीका बताए। छठा तरीका है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि कम्युनिटी, इंग्लिश में कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, उर्दू में भी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या होता है, मुअल्लिम का काम मुशीर का होता है। किस चीज़ का, मुशीर का, चैट सेक्शन में लिखिए। मुअल्लिम का जो रोल होता है, किरदार, वो मुशीर का होता है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में। सामी में एक कम्युनिटी, यानी कि बच्चा जिस कम्युनिटी में रहेगा ना, उस कम्युनिटी की भाषा ऑटोमेटिक ही वो सीख जाएगा। मान लीजिए आपको, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाए एकदम परफेक्टली, फ्लुएंटली, बिना रुके और बिना झिझक के हम इंग्लिश बोल लें। कितना कोशिश करते हैं आप, फिर भी नहीं बोल पाते हैं ना। लेकिन आपको अमेरिका में ले जा करके छोड़ दिया जाए, 1 साल में एकदम फर्राटेदार, एकदम फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी वैसी ही थी, कम्युनिटी ने आपको सिखा दिया और आप सीख गए। ठीक। बच्चे को मराठी ज़बान नहीं आती है तो ले जा कर के महाराष्ट्र में उसे छोड़ दीजिए, जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है और दूसरी भाषा बोली ही नहीं रही, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा मराठी बोलने के अलावा। हिंदी में लोग बात नहीं समझेंगे, इंग्लिश भी नहीं समझेंगे, केवल और केवल मराठी में समझेंगे। तो सबसे पहले तो वो इशारा करके अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। भूख लगेगा तो बोलेगा, इशारा करेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे मराठी ज़बान नहीं आती है। उसके बाद प्यास लगी, जो भी ज़रूरत की है, इशारा करके पहले तो स्टार्टिंग इसी तरीके से होगा, कम्युनिकेशन करेगा और फिर धीरे धीरे जो है मराठी ज़बान बोलना शुरू करेगा। तो उसी तरीके से क्या है, इसमें क्या होता है, कम्युनिटी के ज़रिए आप लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, सीख जाते हैं, भाषा को सीख जाते हैं, ज़बान को सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सातवां जो तरीका है, फितरी तरीका, नेचुरल अप्रोच। इसमें बच्चा जो है ना करके सीखता है। इसका इजाद, यानी कि इस तरीके को बताने वाले कौन थे, तो ट्रेसिटेरियल। नाम क्या है, ट्रेसिटेरियल, यानी कि इस तरीके को खोजने वाले, बताने वाले या फिर आविष्कार करने वाले, जो भी कह सकते हैं आप, वो है ट्रेसिटेरियल। इन्होंने फितरी तरीका बताया, नेचुरल अप्रोच के जरिए बच्चा सीख जाता है भाषा। इसमें क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, यानी कि ये जो तरीका है ये करके सीखने पर मबनी है। बच्चे को दीजिए मौका, वक्त और आज़ादी, बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा। एक्टिविटी वगैरह करवाइए, बोलेगा, बच्चा करेगा तभी सीखेगा। जिस तरीके से स्पीक्स कम टू स्पीक, अगर आप लिखना लिखने से आती है, बोलना बोलने से आती है, तो यहाँ पर यही बात कहा गया है, बच्चा खुद से करेगा, खुद से बोलेगा, तो स्पीक कम्स टू स्पीक, बोलना बोलने से आती है, तो बच्चा सीख जाएगा। ट्रेसिटेरियल ने दिए थे ये तरीका, और बहुत ही अच्छा तरीका है, फितरी तरीका।
और फिर लास्ट है 8वां तरीका, कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नाम ही में है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कुल जिस्मानी रद्द अमल। जिस्मानी यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके का इजाद किए थे जेम्स एशर ने। क्या नाम था? जो 8वां तरीका है इसकी खोज किसने की, इस तरीके को किसने बताया पहली बार? तो जेम्स एशर ने बताया था, जेम्स एशर ने। इन्होंने बताया कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा आसानी से सीख सकता है, प्रभावी तरीके से अपनी बात को आप रख पाएंगे और बच्चा प्रभावी तरीके से समझ भी पाएगा। तो ऐसा होता है कि एज अ टीचर आप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो सिर्फ जबान यानी कि भाषा के जरिए, बोलने के जरिए नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी बच्चे को समझाएं। इसमें यही आता है कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैं खुद बोलती हूँ तो हाथ जाता है ना, कि एक लड़का था वो यहाँ गया वहाँ गया, बेचारा उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई, तो ये हाथ जो चलता है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, ये बहुत अच्छा प्रभाव डालती है बात को समझने में। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि कुल जिस्मानी रद्द अमल के जरिए भी जो है ना बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है और भाषा शिक्षण आसान हो जाती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा प्रभावी तरीके से, सबसे पहले तो आप अपनी बात को रख पाएंगे और बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप समझाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने हाथ की एक्टिविटी, मूवमेंट, जैसे जैसे आप समझाते हैं आपकी हाथ की मूवमेंट वैसे वैसे होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा और अच्छे से समझता है प्रभावी तरीके से। तो पढ़ाते समय कुल जिस्मानी रद्द अमल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेथड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, इस विधि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के साथ समझाएंगे तो बच्चा और आसानी से समझेगा। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है विद्युत धारा बढ़ती है, तो हाथ का मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज यानी कि विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ेगी। ये ओम का नियम है, विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। ठीक, तो यही कहा गया है। ठीक, तो टॉपिक समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये टोटल 8 तरीके थे, विधियां, और फॉर्मूला कितना था, तो 6 फॉर्मूला था टोटल। तो तदरीस ज़बान के उसूल यानी कि फॉर्मूले हो गए 6 और तरीके हो गए 8। कितना आसान है। क्वेश्चन करने के लिए आर यू रेडी? तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज हम लोगों की संख्या कम है, एक बार वीडियो को लाइक शेयर करके सबको बुला लीजिए। चलिए क्वेश्चन जरा देख लिया जाए कैसा है, इस टॉपिक से कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। रेडी? क्या बात है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट, देखते हैं आप सभी लोग सही आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं। एमसीक्यूज लीजिए, आपके सामने सबसे पहला सवाल। सवाल आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनद और बावानी तबादला ख्याल पर जोर देती है। कौन सी तालीम, क्या है जो ज़बान की तदरीस, कौन सी ज़बान की तदरीस, यानी कि कौन सी भाषा शिक्षण यहाँ पर बात की जा रही है कि तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादला ख्यालात पर जोर देती है। अब लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या बोला है यहाँ पर, देखिए वो टॉपिक और लफ्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तबादला ख्यालात पर जोर देने की बात कर रहा है। तबादला ख्यालात यानी कि आप अपने ख्यालात
को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं और दूसरे के ख्यालात जज्बात को समझ पा रहे हैं, यानी कि ख्यालात के तबादला पर जोर देती है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कवायद तर्जुमा, जू लसानी, इबलाग या फिर गैर रस्मी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, याद रखिएगा, ये आप लोग बता रहे हैं, ये किस बेस पर बता रहे हैं? गलत। सभी लोगों का टोटली रॉन्ग। पहला क्वेश्चन और सभी का आंसर बिल्कुल गलत। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर सबरीन खातून ही है जो ऑप्शन नंबर सी लगा रही है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इबलाग को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आया? अब कहेंगे यस, अब हमें समझ में आया। कम्युनिकेशन यानी कि आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे की बात को और जज्बात को समझ पा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? इबलाग। तो यहीं पर ये तो बात कर रहा है कि क्या है जो तालिब इल्मों को मुस्तनद और बामानी तबादला ख्यालात पर जोर देता है, क्या है वो? तो वो इबलाग है, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही तो जोर देता है तबादला ख्यालात पर, यानी कि हम अपने ख्यालात का तबादला कर लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कोई बात नहीं है, जिनका गलत हो गया है मायूस होने की जरूरत नहीं है। आदमी मिस्टेक करके ही सीखता है, गलती करके ही सीखा जाता है, और जिंदगी सीखने का ही नाम है। जिंदगी भर हम लोग सीखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम उम्र आमुज़गार ज्यादा देर तक तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस्ताद को जोर देना चाहिए। जो कम उम्र के विद्यार्थी होते हैं ना, वो ज्यादा देर तक अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, जरा बताइए तो। ये महज तवज्जो मरकूज ना करने के लिए उन्हें डांटेंगे? बी में सरगर्मी पर मबनी काम मंसूबा बंदी पर। यहाँ पर बोल रहा है कि उस्ताद को जोर देना चाहिए किस पर? तवज्जो मरकूज ना करने के लिए उन्हें डांटने पर, या फिर सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा बंदी पर, या फिर हर परेड के बाद उन्हें वक्फा देने पर, या फिर इसमें तसव्वुरात की मुफस्सल वजाहत पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, देख रहे हैं? फास्ट आंसर बताइए, जरा सोच समझ करके बताना है, यूं नहीं कि कोई भी बिना सोचे समझे आप लगाने लगे। वेरी गुड। यहाँ पर कुछ लोग सभी लोग डी बता रहे हैं। रिजवाना खातून ने बिल्कुल सही बताया सी, और शाहजाद आलम सी। वेरी गुड। जो लोग सी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल। जरा सोचिए और समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? कम उम्र का स्टूडेंट है, ज्यादा देर तक अपने तवज्जो को मरकूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस्ताद को जोर देना चाहिए सरगर्मी एक्टिविटी पर आधारित काम के मंसूबाबंदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गतिविधियां जो है ना, सॉरी, अच्छा, सी। आप लोग सी लगा रहे थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई भी ऑप्शन हमें सही आंसर से मतलब है। देखिए सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा बंदी पर, ये हमको लगा सी में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम्म, वही तो मैम, बी लगा था। यस, हमको लगा सी में दिया है ये ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। कम उम्र आमोजगार ज्यादा देर तक तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते हैं, तो एज अ टीचर उस्ताद को जोर देना चाहिए किस पर? सरगर्मी पर मबनी काम के मंसूबा बंदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल। तालिब इल्म मरकूज जुबान की क्लास उसे कहते हैं
जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज्यादा किया जाए। यहाँ पर के होना चाहिए, यस, बोलने के वक्त को ज्यादा किया जाए। दर्ज झैल में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायीद करता है? लीजिए, यहाँ पर कहा गया तालिब इल्म मरकूज ज़बान की क्लास उसे कहते हैं, यानी कि बच्चों के हिसाब से क्लास होने का मतलब ये है कि जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त को कम, यानी कि टीचर के बोलने के वक्त को कम कर दिया जाए और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा कर दिया जाए। तो दर्ज झैल में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन मज़कूरा बाला बयान तायीद करता है? लीजिए, 4 ऑप्शन है और ज़रा बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो। बी में दिया है उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान जैसे अंग्रेज़ी का उनकी मादरी ज़ुबान में तर्जुमा करे। सी में है तालिब इल्म की सहूलियत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए। या फिर डी में दिया है उस्ताद को सवालों के जवाब बोलकर लिखना चाहिए ताकि तलबा को कोई परेशानी ना हो। अब ये सवाल पे आप लोग फंस गए होंगे, ये तो बड़ा ही यूनिक सवाल पूछ दिया गया है। देखते हैं क्या लगा रहे हैं आप सभी लोग, क्या बात है। यहाँ पर लगभग सभी लोगों का ए आ रहा है। इस बार आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। सबसे परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही लगा। उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती है। बाकी ऑप्शन नंबर बी भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान यानी कि अंग्रेज़ी का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करें, नहीं। तालिब इल्म की सहूलियत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए, ये भी उतना परफेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तवज्जो मरकूज, यहाँ पर तालिब इल्म के हिसाब से तालिब इल्म मरकूज ज़बान की क्लास, यानी कि बच्चों के हिसाब से ज़बान की क्लास बनानी है, बच्चों के हिसाब से क्लास होनी चाहिए। इसका मतलब उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिब इल्म को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। बी में है ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। सी में है उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब। और डी में है मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, किस चीज़ का? तो ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। कोई तहजीब वाकफियत फराहम नहीं होती, ये तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कट कर देना है आपको, क्योंकि ये इससे मैच ही नहीं करना है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, तो किस तरह का फराहम किया जाता है? ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर सी की तरफ जाएंगे, उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब, नहीं, और फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बराह रास्त तरीका। बराह रास्त तरीका ये जो है, यानी कि डायरेक्ट मेथड, किस चीज पर जोर देता है? ए में है बातचीत पर, मुनासिब सियाक के मुताबिक जबान के इस्तेमाल पर, या फिर तलबा पर, या फिर बोलने की सेहत पर? ये जरा बताइए तो एक बार। 16 का मैं देखती हूँ। यस, यहाँ पर मुसर्रत, राहत और सीरत और इब्राहिम, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
ए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बराह रास्त तरीका जो है डायरेक्ट मेथड, वो बातचीत पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत आसान था। बराह रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, दूसरी जुबान की हेल्प नहीं लेते हैं, डायरेक्ट बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करवाते हैं। और इस तरीके से गुफ्तगू के जरिए क्या होता है, दूसरी जुबान की ज़रूरत आप बोल दिए कि हाँ दूसरी जुबान का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने बैन लगा दिया है दूसरी जुबान को बोलने में। सिर्फ और सिर्फ जो जुबान बच्चा सीख रहा है, जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में ही बातचीत करनी है, नहीं तो उर्दू में ही बातचीत करनी है। ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये बहुत आसान सवाल था। और फाइनली आप देखेंगे तो आज सीटेट उर्दू पेडागोजी का थ्योरी क्लास कंप्लीट हुआ। कैसा फील हो रहा है आप लोग बताइए। इसके बाद से तो हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह कर देना इस बात पर, क्योंकि आज आखिरी क्लास था उर्दू पेडागोजी के थ्योरी का। तो लाइक शेयर वगैरह तो बनता है। अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि अगले क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं, क्योंकि अब जितने भी क्लासेस होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मारूजी सवालात। तो तैयार रहिएगा। देखिए कितना पहले हम लोगों का सिलेबस जो उर्दू पेडागोजी के थ्योरी वाला है कितना पहले कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्या बात है। तो अब अगले क्लास के लिए तैयार हो जाइएगा। अब हम लोग सिर्फ MCQs और जो, हाँ मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, जो सीटेट उर्दू है 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दो जगह से पूछे जाते हैं। एक तो लैंग्वेज कंप्रेशन से पूछे जाते हैं, लैंग्वेज कंप्रेशन से, और दूसरा उर्दू पेडागोजी से। तो उर्दू पेडागोजी का तो आज थ्योरी क्लास ख़त्म भी हो गया, ठीक है। इससे 15 क्वेश्चन और इससे 15 क्वेश्चन, दोनों से 15-15 क्वेश्चन। अभी जितना भी एक से लेकर आज का क्लास 18 था ना, एक से लेकर आज 18 क्लास तक सिर्फ और सिर्फ उर्दू पेडागोजी का हुआ है। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ उर्दू पेडागोजी का। लैंग्वेज कंप्रेशन पर अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दिया जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन मायने रखता है। 15 कम नहीं होता है। आधा यही लेकर के बैठा है और आधा ये। तो उर्दू पेडागोजी से भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लैंग्वेज कंप्रेशन को भी छोड़ना नहीं है। हाँ पता है ये थोड़ा आसान होता है, उर्दू पेडागोजी से आसान होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसको आसान भी नहीं समझना है। इसको बनाने का तरीका आना चाहिए कि जो गद्यांश पद्यांश यानी कि इबारत और अशार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे बनाना है। ये सब मैं आप लोगों को लाइव आकर के और क्वेश्चन डायरेक्ट लाइव दिखा करके और पूरा का पूरा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, दोनों को लेकर के चलना है। और फिर उसके बाद से डायरेक्ट मॉक टेस्ट कर लेंगे उर्दू का, सीटेट उर्दू का मॉक टेस्ट। जब दोनों से अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे और दोनों में माहिर हो जाएंगे तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या, जैसे सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल हूबहू रूपरेखा तैयार करके मैं लाऊंगी और आप समझिएगा कि फाइनल टेस्ट है, आपका फाइनल एग्जाम है, और मॉक टेस्ट में आप लोगों को करा दूंगी। लेकिन अभी जितना भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज कंप्रेशन से क्वेश्चन करेंगे। अब क्या होगा अगले क्लास में ये तो आपको अगले क्लास में ही पता चलेगा। उर्दू ग्रामर है क्या, हाँ उर्दू ग्रामर आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। उर्दू ग्रामर जो है वो मुतजाद से पूछा जाता है, यानी कि कौन से लफ्ज़ का जिद यानी कि अपोजिट लफ्ज़ क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा, और वाहिद जमा हो सकता है, नहीं तो मुतरादिफ। ये 3 टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को चलिए नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगी, तीनों एक साथ बता दूंगी, ठीक है। यानी इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा क्लास नंबर 19, उसमें ग्रामर को एक क्लास काफ़ी है सीटेट में, सीटेट उर्दू ग्रामर के लिए, याद रखिएगा।
सीटेट में सीटेट उर्दू ग्रामर के लिए केवल एक क्लास काफ़ी है, एक क्लास में उर्दू ग्रामर ख़त्म। तो कल तैयार हो जाइएगा, ठीक। चलिए, और पीडीएफ मैंने तो बताया है। तो एमडी फुरकान का कहना है मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्लीज़ बताइए। ये रहा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। कल वाला और आज वाला दोनों पीडीएफ आज ही मैं डाल दूंगी। और बाकी इसके पिछले जितने भी क्लासेस हुई हैं सारे के सारे क्लास का पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है टेलीग्राम पर। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, और आज पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए दिस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं। आपका उर्दू पेडागोजी ख़त्म हो गया, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कैसा फील हो रहा है, और आज का ये लास्ट क्लास कैसा रहा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।